नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का जीव विज्ञान शुरू करने वाले हैं और अध्याय 1 है। हम लोग छोटे छोटे भागों में पढ़ेंगे, इस वजह से आज हम पढ़ेंगे भाग 1, अध्याय 1 का भाग 1 पढ़ेंगे। और पाठ 1 का नाम है जीवों में जनन। एक जीव जो होते हैं किस प्रकार जनन करते हैं, जन्म क्या है, जन्म की परिभाषा क्या है, जन्म कितने प्रकार के होते हैं, युग्मक क्या होता है, युग्मजन क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पहली हेडिंग आपकी बनती है जीवन अवधि, लाइफ स्पेन इसको कहते हैं। जीवन अवधि क्या है? तो जीवन अवधि जो होता है, जीवों के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है। जीवन अवधि कहलाती है। यह जीवन अवधि सभी जीवों का कुछ न कुछ जीवन अवधि होता है। जिस प्रकार अगर हम बात करें, हाथी है तो हाथी का भी एक काल होता है, 75 वर्ष तक जीवित रहता है। आपको पता होना चाहिए कि जीवों के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। आपको पता होना चाहिए, जो ऐसा नहीं है कि जो जीव आज जन्म लिया, किसी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई, कल बाइक से गया, कोई मानव है, कोई बाइक से गया और बाइक से एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु, तो वो नहीं जीवन अवधि कहलाएगी, प्राकृतिक जीवन अवधि कहलाएगी। वो जन्म लिया और बूढ़ा होकर मर गया, वो कहलाती है जीवन अवधि। तो जीवों के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। जिस प्रकार सभी जीव का जीवन अवधि होता है, हाथी 75 वर्ष तक जीवित रहता है। हाथी 75 वर्ष तक जीवित रहता है। लगभग यह आंकड़े जितने हैं सब लगभग में है। हाथी 75 वर्ष तक जीवित रहता है। कुत्ता जो है 15 से 16 वर्ष तक जीवित रहता है। तितली जो है 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रहती है। कौवा जो होता है 15 से 16 वर्ष तक जीवित रहता है। गाय जो है 26 से 27 वर्ष तक जीवित रहती है। जबकि तोता, ध्यान रखिएगा, तोता जो होता है यह 140 वर्ष तक जीवित रहता है। मगरमच्छ 60 वर्ष, घोड़ा 50 वर्ष। इसी प्रकार हर जीव जीवित रहता है, उसका बीच का जीवन अवधि होता है। आप कह सकते हैं जीवों के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन अवधि कहते हैं। यह भी डिफिनेशन आपको सही मिलेगा, उसके बीच के जीवन अवधि कहते हैं। हर जीवों का क्या होता है? जीवन अवधि होता है। हर जीवों का जीवन अवधि होता है। आइए अब देखते हैं अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग है जनन। जनन क्या है? रिप्रोडक्शन। जनन क्या है? जनन किसे कहते हैं? अपने समान संतान को जन्म देना, अपने समान संतान को जन्म देना ही जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। सभी जीव जो होते हैं अपने समान संतान को जन्म देते हैं, वह जनन कहलाता है। रिप्रोडक्शन कहलाता है, जनन कहलाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कुत्ता जो है वो शेर के बच्चे को जन्म दे, या हाथी जो है शेर के बच्चे को जन्म दे। हाथी जो है हाथी के बच्चे को जन्म देगी, कुत्ता है कुत्ते के बच्चे को जन्म देगी, मानव है मानव के बच्चे को जन्म देगी। तो
वही चीज आपको जन्म में बताया जा रहा है। जन्म किसे कहते हैं? जनन अपने समान संतान को जन्म देना ही जन्म कहलाता है। आपको तो हम तो जान रहे हैं, डिफिनेशन याद हो गया होगा, परिभाषाएं याद हो गई होगी। ये जीवन अवधि क्या है? जीवों के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु के काल को उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है। अपने समान संतान को जन्म देना ही जन्म कहलाता है। अब बात है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन के प्रकार, जनन के कुल कितने प्रकार होते हैं? जनन के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कहेंगे सर जी कौन कौन से? तो पहला होता है अलैंगिक 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 जनन जनन अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक लैंगिक जनन। पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, इसको आप नोट करते हुए जाइएगा, नोट बनाते हुए जाइएगा। मिटा रहे हैं आप, लिखते जाएंगे। आप लिख चुके होंगे, देखिए आगे अभी हम बता रहे हैं आपको। जनन के प्रकार, जनन के 2 प्रकार होते हैं। नंबर एक अलैंगिक जनन। नंबर 2 लैंगिक जनन। अब यहीं पर अंतर तरीके से आपको बताते हैं। पहले एक को समझते हैं, अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जहां पर एक ही युग्मक जनन में भाग लेते हैं उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जहां पर एक ही युग्मक क्या लेता हो, भाग लेता हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? अलैंगिक जनन कह सकते हैं। और जहां पर देखिए, यहां पर एक ही लाइन में आपको लिख रहा हूं, एक युग्मक जहां पर एक ही युग्मक जनन में भाग लेते हैं उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन जहां पर 2 युग्मक भाग लेते हैं, 2 युग्मक भाग लेते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। रही बात एक युग्मक, क्या एग्जाम्पल देखिए, अलैंगिक जनन का परिभाषा क्या है? जहां पर एक ही युग्मक भाग लेते हैं जनन में, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जहां पर 2 युग्मक भाग लेते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो एक ही युग्मक भाग लेता है, एग्जाम्पल देखिए, अमीबा कैसे अलैंगिक जनन का सबसे अच्छा उदाहरण है। अमीबा देखिए, अमीबा का तो कोई आकार होता नहीं, जिस आकार में वो चाहता है उसी आकार में ढल जाता है। मान लीजिए ये अमीबा है, ये पूर्ण रूप से परिपक्व अमीबा है, इसको नए संतान उत्पन्न करना है तो ये करेगा क्या? इसके शरीर में क्या होता है? एक डीएनए होता है, यह डीएनए है, आपको पता होना चाहिए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह एक डीएनए है। अमीबा में एक डीएनए होता है। ये क्या होता है, आगे चल के जब ये परिपक्व हो जाता है, नए संतान को जन्म लेना होता है, तो इसके शरीर में यही डीएनए डबल हो जाते हैं। यानी एक डीएनए ये है, एक डीएनए ये है, यानी कितने डीएनए हो गए? इसको मिला लेंगे तो 2 डीएनए हो गए। अब इसके शरीर में, इसका शरीर का आकार भी बदलने लगता है इस प्रकार से,
इस प्रकार से अब एक डीएनए यहाँ चलाएगा, एक डीएनए यहाँ चलाएगा। देखिए दोनों डीएनए अलग अलग हो गए, दोनों डीएनए अलग अलग हो गए। अब इसका सारी शरीर का आकार भी बदलने लगा। धीरे धीरे यह क्या हो जाते हैं, यह धीरे धीरे यह टूट जाते हैं और टूट कर यह अलग हो जाते हैं। अब टूट कर देखिए एक ही युग्मक से कितने युग्मक यानी कितने संतान उत्पन्न हो गए, 2। जहां पर एक ही युग्मक भाग लेता हो जनन में उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ क्या है, एक ही युग्मक भाग लिया और इनसे संतान की उत्पत्ति हो गई, संतान की उत्पत्ति हो गई। इनके संतानों को हम क्लोन कहते हैं। क्लोन याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछ चुका है कि अमीबा के संतानों को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यह अलैंगिक जनन है अमीबा। अलैंगिक जनन जहां पर एक ही युग्मक भाग लेता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा का शरीर के पहले क्या होता है, परिपक्व अमीबा के शरीर में एक डीएनए होता है, अब वो डबल डीएनए हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी शारीरिक संरचनाएं बदलने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है जब इसके शरीर में अलग अलग डीएनए हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं आपस में और संतान का निर्माण कर लेते हैं और उसे ही क्लोन कहते हैं। यानी एक ही युग्मक से यहाँ संतान की उत्पत्ति हो रही है, यह अलैंगिक जनन है। जहाँ एक ही युग्मकों से क्या हो, एक ही युग्मक जहाँ पर जनन में भाग लेते हैं उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक ना। और नए जीवों का निर्माण होता है, नए जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। आइए हम लैंगिक जनन देखें। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जहां पर 2 युग्मक भाग लेते हैं, 2 युग्मक। एग्जाम्पल मानव देख लीजिए, मानव क्या है, मानव में 2 युग्मक भाग लेते हैं, नर व मादा। नर से नर युग्मक का निर्माण होता है, नर से नर युग्मक का निर्माण होता है। एक मिनट आपको यहां बता रहे हैं, नर है और मादा है। नर से नर युग्मक व मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। देखिए नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। जैसे अब कहेंगे सर जी युग्मक क्या होते हैं, तो आगे अभी आपको स्पष्ट तरीके से बताया जाएगा युग्मक क्या है। फिलहाल अभी ये जानिए, नर से नर युग्मकों का निर्माण होता है, मादा से मादा। अगर हम मानव की बात करें तो मानव में नर जो होते हैं, नर युग्मक जो होते हैं शुक्राणु होते हैं और मादा में मादा युग्मक अंडाणु होते हैं, ठीक ना। तो नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। अब इनके संलयन या निषेचन की क्रिया से क्या होता है, युग्म जन का निर्माण होता है। युग्म जन से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण से क्या बनता है, संतान बनती है। यह ध्यान रखिएगा, यह संतान बनती है। तो यहाँ 2 युग्मकों की आवश्यकता, यानी लैंगिक जनन में कितने युग्मकों की आवश्यकता होती है, 2। अलैंगिक जनन में कितने युग्मकों की आवश्यकता होती है, 1। देखिए यह अलैंगिक जनन है और यह लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन में 2 युग्मक, नर व मादा। तो आप डिफिनेशन तुरंत याद करेंगे, जहां पर 2 युग्मकों की आवश्यकता होती है जनन में और नए जीवों का निर्माण होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जहां पर एक ही युग्मक जनन में भाग लेता हो और नए जीवों की उत्पत्ति होती हो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आपको तो अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है। नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। उसके बाद क्या निर्माण होता है, युग्मजन, भ्रूण, संतान। आगे ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है द्विगुणित और अगुणित क्रिया। द्विगुणित अगुणित नर क्या है, नर हमेशा ध्यान रखिएगा द्विगुणित होते हैं, 2n पाया जाता है इसमें। और मादा भी द्विगुणित होती है,
लेकिन नर युग्मक जहां शब्द जुड़े आप समझ जाइएगा वह अगुणित, यानी उनमें यन एक होता है और यहाँ पर एक यन होता है। तो देखिए नर में एक यन हो गया, मादा में एक यन हो गया, एक एक दोनों जब आते हैं तो यहाँ 2 यन हो जाते हैं, यानी युग्मजन क्या होते हैं 2 यन होते हैं। देखिए भाई एक यन यहाँ से आया, एक यन यहाँ से आया, अब इनके शरीर में कितने यन हो गए 2 यन। तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है युग्मजन होते हैं अगुणित की द्विगुणित, तो आप तुरंत आंसर देंगे कि द्विगुणित होते हैं। भ्रूण होता है अगुणित की द्विगुणित, द्विगुणित होता है। संतान होती है अगुणित की द्विगुणित, द्विगुणित होती है। देख लीजिए मानव के शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है, इनके शरीर में भी 46 पाई जाती है। अब आधा युग्मक बनते समय आधे गुणसूत्र आते हैं, यानी 23 यहाँ आ जाएगा, 23 यहाँ आ जाएगा। अब 23 आपस में मिलेंगे तो कितने हो जाए 46। क्वेश्चन पूछेगा युग्मजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो तुरंत आपका आंसर होना चाहिएगा कि 46 होती है। तो यह ध्यान रखिएगा युग्मजन हमेशा द्विगुणित होते हैं, संतान हमेशा द्विगुणित होते हैं, लेकिन अगुणित क्या होता है नर युग्मक, मादा युग्मक होते हैं। तो आपको आज डिफिनेशन जीवन अवधि क्या है, उसके बाद जनन किसे कहते हैं, जनन के कितने प्रकार होते हैं, इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दूसरे भाग का इंतजार कीजिए, जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।